नमस्कार, आप देख रहे हैं जनन 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने महिला मोर्चा को नई दिशा देने के लिए झारखंड में अहम बदलाव किया है, जिसके लिए झारखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कमान अब रमा सलखो के हाथों दे दी गई है। अब कार्यालय में रमा बता दें कि खलखो ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर लिया है और कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि झारखंड में महिला मोर्चा की अधिक सक्रियता बढ़े और संगठन को और मजबूती प्रदान हो। मैं कितने भी महिलाओं का जो भी आज तक जो भी आंदोलन होते आए हैं महिला मुद्दे पे, मैं हमेशा से निखर रही हूँ और मुझे लगता है कि इस पद के बाद और भी मुझे महिलाओं को हक अधिकार के लिए मुझे अपने आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और साथ साथ कई ऐसे हमारे कांग्रेस की जो विचारधाराएं हैं, जो कांग्रेस की नीति है, आज समझ रहे हैं लोग कि कांग्रेस ही था आज से पहले 70 साल में जो उन्होंने सारे लोगों के हक अधिकार की बात करते थे। लेकिन आज जो नफरत की जो सरकारें चल रही हैं, आज जो वर्तमान सरकार में जो जिस प्रकार से नफरत का बीज बोया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं महिलाएं इस चीज को समझ रही हैं। तो आज इस लोगों से जुड़ाव होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फिर से हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे और एक अच्छा सशक्त हम कांग्रेस। एसआईआर को लेकर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले कांग्रेस का महाजुटान 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। राजधानी रांची आई कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को 14 दिसंबर को आमंत्रित किया है। वहीं उन्होंने बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस की ओर से वोट चोरी के सबूत पेश किए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। में वोट करते हैं, क्या तमाशा 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट करते हैं और वही लोग, वही नेता इसी 2025 में बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर भी वोट करते हैं, जिसे हमने बेनकाब किया है। चुनाव आयोग इस फर्जी बाड़े को ना रोककर भाजपा के वोट चोरी का समर्थन करके चोरी के रास्ते से ये बनवा रहा है। बिहार पे भी हमने जांच शुरू कर दी है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़ता है, लेकिन सीटें 30-35 आती है। और भाजपा का स्ट्राइक रेट, हम लोग बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में थे, लाखों लोगों का, बेरोजगार युवाओं का हजूम था, बदलाव हो रहा था, लेकिन एसआईआर कुछ महीने पहले थोपकर 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित कर देते हैं। 25 लाख लोगों के वोट बन गए। दिल्ली का वोट करने वाला आदमी बिहार में वोट जाकर करता है। रात रात को ट्रेनें चल गई दूर के राज्यों से और वो बिहार पहुंच के वोट करते हैं, फिर वो ट्रेनें वापस जाती है और उस राज्य में भी वो वोट करते हैं। हम चुनाव आयोग को चैन से बैठने और झारखंड में पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों का सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूटता जा रहा है। लगातार अलग अलग तरीकों से मांग करने के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, जिसके चलते छात्र बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हैं। ये भी बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान है। पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति के लिए लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और नहीं मिलने के लिए लेकर ये सड़कों तक उतरे हैं और सड़कों पर ये मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार से भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ विवेक तिर्की जी हैं जो छात्र नेता हैं और आदिवासी छात्र नेता हैं और ये आदिवासी के लिए और उनके हक के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। दादा, इस बार जो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है तो क्या परेशानी है छात्रों को? सभी को जोहार। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से बहुत विगत सालों से मतलब 1-1.5 साल से छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है, जो कि लाइब्रेरी का खर्चा हो या तो सब छात्र अब ट्यूशन के समय अभी जमाना आ गया, कॉलेज स्कूल में पढ़ने के बाद साथ में ट्यूशन भी करते हैं। ट्यूशन की फीस देने की दिक्कत हो रही है, लाइब्रेरी की दिक्कत हो रही है, किताब कॉपी खरीदने की दिक्कत हो रही है, रेंट फीस देने की दिक्कत हो रही है। तमाम बहुत से ऐसे दिक्कत है छात्रों का छात्र जीवन में, जो कि छात्र जीवन में अगर ई कल्याण छात्रवृत्ति अगर मिल जाती है तो उनकी दिक्कतें कम हो सकती है। लेकिन हमारे सरकार सुन कहाँ रही है? तो हमारे छात्रों का हित के लिए देख के रही है, हमारी पीड़ा देख रही है, सुन रही है कहाँ? और देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। एनी हाउ कह के तो आज तक हमारे टाल के रखी हुई है 1-1.5 साल से, क्योंकि हमको
छात्रों का हमारे पेन कॉपी पकड़ने की जगह में, क्लासरूम में बैठने की जगह में, लाइब्रेरी के बैठने की जगह में हम लोग को सड़क में उतरना पड़ रहा है। ये कहाँ के न्याय है? छात्रों के लिए न्याय ही कहाँ हो रहा है? तो हम लोग चाहते हैं कि छात्र कल्याण मंत्री है, हमारे कल्याण मंत्री जो माननीय चमरा लिंडा, तो उनसे विगत दिनों से हम लोग की मांग है, कई हम लोग उपाय लगाए। हम लोग हस्ताक्षर अभियान से स्टार्ट किए। हस्ताक्षर अभियान हमको बता रहे हैं कि फर्स्ट डे से ही 1500 छात्रों ने अपना हस्ताक्षर अभियान से अपना दुख व्यक्त किया। दूसरा दिन में हमको लगता है 2000 से ज्यादा, तीसरा दिन में हमको लगता है 3500 आसपास गया था। हम लोग लगातार इसमें लड़ रहे हैं। जी, ये विडंबना ही है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच का यह फंसा हुआ है और इसका जो खामियाजा है वो छात्र भुगत रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से यहाँ छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और इस छात्रवृत्ति को लेकर लगातार सड़कों पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं जा रही है। जोहार सभी को। ये बहुत दुख की बात है कि आज स्टूडेंट लोग रास्ता में उतरने का काम कर रहे हैं, वो भी स्कॉलरशिप को लेके। और स्कॉलरशिप शिक्षा का बोला जाए, स्टूडेंट का वो एक अधिकार है, क्योंकि गांव घर से बहुत ही दयनीय स्थिति में लोग पढ़ने के लिए आते हैं शहर की ओर। ये सोच के आते हैं कि हम लोग अपनी शिक्षा को पूरा करेंगे, और एक उनके ऊपर भरोसा रहता है कि हमारा घर का आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उसके बावजूद भी स्कॉलरशिप के भरोसे। और बहुत सारे ऐसे डिग्री है जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ी लगते हैं। उनको उम्मीद रहता है कि अगर घर से हमें पैसा ना मिल पाए तो स्कॉलरशिप रीएडमिशन है। हो, या फिर ट्यूशन फीस हो, या फिर और इत्यादि उसके अलावा और जो खर्चे रहते हैं वो स्कॉलरशिप के थ्रू से पूरा करते हैं। लेकिन आज स्टूडेंट बेबस हो चुके हैं अपना पढ़ाई को विराम देने के लिए या छोड़ने के लिए। सिर्फ उसका एक वजह है स्कॉलरशिप। अगर 1 साल से स्कॉलरशिप ना दे रही हो सरकार, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि स्टूडेंट का लाइफ के साथ में सरकार आज कहीं न कहीं खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो छात्र भी कुछ है, इनसे भी जानेंगे कि क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को जो स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। जैसे स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा तो हम लोग को बहुत कठिनाई हो रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो हम लोग को आने-जाने का हो गया, गाड़ी भाड़ा, ट्यूशन फ़ी वगैरह, फिर जैसे लाइब्रेरी में जो फ़ीस देना होता है, वो सब के लिए बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। तो यहाँ बाहर से भी कुछ छात्र आकर रह रहे होंगे, उनको रहने में भी कुछ रूम लेकर रह रहे हाँ, होंगे। हाँ। बहुत लोग होते हैं ना जो दूर-दूर से आते हैं, तो डेली आना-जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वो लोग रूम लेकर के रहते हैं। तो वो लोग को भी रूम में रहते हैं, तो रूम में रेंट भाड़ा देना होता है, तो उसके लिए भी दिक्कत होता है। जी, ये देखिए कि जिस तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं, कहीं न कहीं व्यवस्था है और पढ़ाई जो लगन है, जो पढ़ने की जो उनमें लगन है, ये चाहते हैं कि हम आगे पढ़ें, लेकिन व्यवस्था के कारण यह पढ़ नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले जोहार। तो सही बात है कि हमारे जो छात्रवृत्ति है वो नहीं मिलने की वजह से हम जैसे सभी स्टूडेंट को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत से जो झारखंड की ही देखा जाए तो एसटी, एससी, ओबीसी तो इतना आर्थिक रूप से मौजूद नहीं होता है जो कि अपने पूरे पैसे से पूरा अपना शिक्षा ग्रहण कर ले। तो जो सरकार हमारे जो स्टेपन को जो स्कॉलरशिप को रोक के रख रही है, जिससे हमारे जैसे छात्र को सभी को बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम कहेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द हमारे जो अ, हमारे भाग का जो भी स्कॉलरशिप है उसको जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट को दिया जाए ताकि स्टूडेंट का शिक्षा में बाधा ना पहुँचे। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात कही है कि जिस तरह सरकार बातें करती है पढ़ाई को लेकर, तो ऐसे में यह उचित है कि जो इनके हिस्से का जो पैसा है, वो इन्हें दे दिया जाए, ताकि पढ़ाई में इन्हें कोई दुविधा ना हो, असुविधा ना हो और ये मन लगाकर पढ़ें ताकि राज्य और देश का नाम रोशन हो सके। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अब छत्तीसगढ़ में एक नए बेडिंग नेटवर्क का खुलासा हो चुका है जो सैकड़ों करोड़ों के ट्रांजैक्शन में सम्मिलित है। झारखंड के पलामू में इस नेटवर्क का खुलासा हुआ है जहां पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये नेटवर्क भारत के अलावा कई देशों में फैला हुआ है जिसका किंगपिन दुबई में बैठा हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाशियों में जुटी है। विक्टिम मेरे पास नहीं आया है, लेकिन
जो है हज़ारीबाग पुलिस के द्वारा एक टिप ऑफ दिया था कि हज़ारीबाग में कुछ लोगों के द्वारा जो है म्यूल अकाउंट्स को खुलवाया जा रहा था बैंक में जाके, और उसका कनेक्शन जो है पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में है करके। तो उसी टिप ऑफ के बेसिस पे जो है SDPO हुसैनाबाद और हुसैनाबाद थाना प्रभारी और अनुमंडल के बाकी पुलिस ऑफिसर्स के नेतृत्व में एक टीम बनाया था, और उसी में अनिल कुमार विश्वकर्मा का मकान को घेराबंदी करके जब छापामारी किया गया तो उस घर में जो है संलिप्तता के रूप में जो है कुछ चीज़ें बरामद हुआ, और कुछ लोगों का जो है वहाँ से हम लोग पकड़े थे। तो जब पूछताछ किया तो उनके द्वारा बताया गया है कि जो महादेवा बेटिंग ऐप है उसका अम्ब्रेला जो ऐपिंग नेटवर्क है या नेटवर्क के द्वारा जो है हुसैनाबाद में खेलो यार डॉट लाइक साइट के नाम पे जो है एक फ्रेंचाइजी नंबर 141 को जो है यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था। इसमें पुलिस द्वारा जो है बहुत मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स, नो ATM कार्ड, नो पासबुक, नो चेकबुक, और इंटरनेट यूज़ करने के लिए जियो का कनेक्शन फाइबर लगा हुआ सब चीज़ को जो है बरामद किया गया है। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक और फर्जी टिकट का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर JSEA के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा है कि भविष्य में ऐसी चूक ना हो, इसके लिए एक सख्त निर्णय लेंगे। फर्जी टिकट वितरण का जो कार्य हुआ है, उन्होंने कहा है कि लोगों को ऐसे ठगों से सतर्क रहने की जरूरत है। प्रयास करें, इससे राज्य की छवि धूमिल होती है। आप जानते हैं कि विराट कोहली को देश में सचिन के बाद क्रिकेट में भगवान का रूप दे दिया गया। जब हम लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों हरकत किया, तो बोला कि मैं तो अपने भगवान से मिलने गया था। इसका कोई जवाब हम लोगों के पास नहीं है, बट ये एक सुरक्षा में चूक थी जो नहीं होनी चाहिए थी। भविष्य में उस बैरिकेडिंग को हम लोग और कैसे कड़ा करें, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग उसको छोड़ दिए हैं क्या? आवेदन वगैरह कुछ के खिलाफ जी, एक बॉन्ड लेके उसको छोड़ दिया जाएगा, और टीम का जो भारतीय टीम की प्रबंधन है उन्होंने भी आग्रह किया कि उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए। देखिए, आप ही के लोगों के माध्यम से ये पता चल रहा है कि और बार की अपेक्षा ये मैच ज्यादा शानदार ढंग से हुआ, लेकिन 3 साल के बाद होने के चलते भीड़ काफी बढ़ चुकी थी, लंबी लाइनें थी, और जो लोग लाइन में लगे हुए थे वो विराट कोहली का बैटिंग को देखना चाहते थे। भाग्य से विराट कोहली की बैटिंग फर्स्ट इनिंग में आ गई, तो उससे लोगों ने अपना संयम खो दिया। इसके चलते थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ा। तो भविष्य में ऐसा नहीं हो। जहां तक कालाबाजारी की बात है, एक व्यक्ति को 2 टिकट, एक आधार कार्ड पर हम लोगों ने नियम बना रखा है। कोई व्यक्ति टिकट ले लेता है और उसको जाके बाजार में बेच रहा है, ये हमारे लिए भी काफी तनाव का विषय है। जी, कल हम लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति टिकट को स्कैन करके और सेम बनाकर और भोले भाले जनता को ठगने का प्रयास कर रहा था। उसको हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा, और हो सकता है ऐसे और भी लोग होंगे। ये दुर्भाग्य का बात है कि लोग ठगे जा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना है। और BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड ट्रेनिंग सेंटर देहरादून का 61वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया है। दीप प्रज्वलित कर रिटायर्ड IG मनोरंजन त्रिपाठी ने यहां कार्यक्रम की शुरुआत की है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में BSF परिवार के बच्चों ने उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी। क्या-क्या चीजें रही? सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज सीमा सुरक्षा बल अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ बिहार इंस्टीट्यूट देहरादून में हम लोगों ने भी एक बड़े खाने का आयोजन किया है। तो बेसिकली बस बड़े खाने का आयोजन जो हमने किया है उसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो तमाम इस इलाके के रिटायरीज़ हैं हमारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बल के सेवा में समर्पित किया है, आज उन सबको बुलाया जाए और उनके साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग सब यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि वो लोग जो उन्होंने इतना लंबा समय इस फोर्स को दिया है, उनको दोबारा से यहाँ पर आके एक बार ऐसा लगे कि वो अपने घर दोबारा वापस आए हैं। ये एकमात्र ऐसी फौज है जो कि पूरे 24 घंटे काम कर रही है 24/7,
और ठीक है, होता ये है कि जब टीम कितनी भी अच्छा खेली, गोलकीपर काउंट करता है, ये गोल पोस्ट से अगर गोल लाइन पार कर ली तो, एंड वी आर मैनिंग दैट गोल लाइन अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एवरीवन, ईच वन ऑफ अस, वी हैव डन इट। मैं इस फोर्स में करीब 38 साल रहा हूँ और मेरे सेवानिवृत्त होने के बाद में आप मैं इस माहौल को अभी तो मैं पहुँचा हूँ, पर हाँ यस, मैं सबसे बड़ी बात, मैं मसूरी रहता हूँ, तो मैं अभी यहीं रहूँगा और सबसे मिलूँगा। हमारे पुराने साथी यहाँ बहुत आए हैं, हमारे जवान साहिबान हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं, हर एक से मिलके उनके बारे में जानूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, कैसा चल रहा है उनका काम, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो यही होता है। बाकी मैं अपनी तरफ से मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, रोटरी मसूरी में हूँ मैं, तो जो सेवा दे सकते हो देते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विभाग के नए मुखिया रंजन कुमार मिश्र ने कार्यभार संभाल लिया है और अपनी प्राथमिकताएं साझा कर दी है। उन्होंने कहा है कि आम जनता के जीवन की रक्षा करना और वन विभाग से उनका जुड़ाव बढ़ाना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगा। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। प्रमुख मुख्य वन संरक्षण ऑफ ने सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को सप्ताह के एक दिन प्रभागीय वन अधिकारी दिवस मनाने का निर्देश दिया है। प्राथमिकता की अगर बात करूं तो सबसे पहले रहेगा कि हमारा उत्तराखंड के जो जल सामान्य हैं उनको वन विभाग तरफ से क्या अपेक्षा है और क्या उनका मानने है जिसको हम समझ के उसको दूर कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा सेक्टर है बिना पीपल कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता, और हम लोगों को और नज़दीक लाना चाहते हैं वन विभाग का, एक अच्छा शुरुआत करेंगे। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक हमारे जो DFOs हैं, प्रभागीय वन अधिकारी, उन्होंने महीने में एक दिन, मैं उसको तय करूंगा आज या कल तक, एक दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएंगे, जिसको फॉरेस्ट डिवीजन डे कह सकते हैं या हिंदी में जैसे प्रभाग का दिवस। उसी दिन सारे रेंजर्स भी अपना अपना रेंज में करेंगे और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि जिसको जो भी फॉरेस्ट वन विभाग से अपेक्षा है, शिकायत है, तो हमको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाएगा कुछ महीने में। अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी को लेकर बता दें कि बेलावाला गांव में बवाल मच चुका है। लोक निर्माण विभाग की ओर से 29 नवंबर को सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन ग्रामीणों और प्रधान प्रतिनिधि रोहित ने काम की गुणवत्ता और मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सड़क की स्वीकृति चौड़ाई 3.75 मीटर यानी कि 12 फीट थी, लेकिन मौके पर सड़क सिर्फ 10 फीट की बनाई गई है। ग्रामीणों ने इसे ठेकेदार की बड़ी लापरवाही बताया है। समस्या तो देखिए ये है कि आज जब यहाँ पे काम लगाया गया तो ग्रामीणों ने मुझे फोन करके बुलाया कि गांव में काम लगा हुआ है और आपको आना देखना पड़ेगा, क्योंकि पानी की लाइनें बहुत टूटी हुई थी। जब मैं मौके पे यहाँ आता हूँ तो सबसे पहले मेरा एक ही सवाल था कि भाई ये कितने मीटर रोड चौड़ा है। तो मैंने जेई साहब को फोन करा, जिन्होंने मुझे बताया कि ये 3.75 मीटर रोड है, जिसका 12 फुट लमसम आता है। तो जब मौके पे कार्य कर रहे थे ठेकेदार, तो वो 10 फुट पे काम कर रहे थे, तो उसका हम पूरे गांव वाले मिलकर विरोध किया। ठेकेदार डर के मारे तुरंत उसने 10 की जगह 12 फुट पे काम लगाया। काम लगाने के बाद वो हमसे इतना वो हो गया है कि उसने यहाँ पे जो धरातल पे काम हो रहा है उसकी आप गुणवत्ता देख लीजिए, और आपको खोद के दिखाएं। इस टाइम स्थिति ऐसी खराब हो रखी है कि पूरे गांव में रोड बनना है, अभी शुरुआत यहाँ पे है। आपको पता है कि जब और कोई रोड बंद हो जाते हैं तब इसी रोड से आवाजाही रहती है। खनन वाले, डंपर वाले सब लोग यहाँ आते हैं, बाहर के डंपर यहाँ से निकलते हैं, ट्रैक्टर निकलते हैं, गाँव का क्षेत्र है। अब ये रोड ऐसा बना रहे हैं कि अगर 6 महीने भी नहीं चलने का, आपको जो बताते हैं 6 महीने भी नहीं चल पाएगा। रोड की स्थिति आप खुद देख रहे हैं। सर, ये बरसात में बहुत पानी आता है और इस रोड में काफी मेरे 20-25 साल बाद बन रहा है ये रोड, और इस रोड पे मटेरियल बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, और हम चाहते हैं इस रोड को अच्छी तरह से बनाया जाए। ईर्ष्या द्वेष या कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग इसलिए एकत्रित हुए कि 15-20 साल हो गए इस रोड को बने हुए, और अब जब बन रही है तो वो इससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग संतुष्ट नहीं है। बहुत पतली लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जा रही है और क्या नाम रोलर घुमाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा ना किसी जेई से, किसी ठेकेदार से कोई वो नहीं है, मतलब ईर्ष्या द्वेष नहीं है। हमें हमारे
खाली एक मांग है, इतनी सारी महिलाएं, हमारी एक मांग है कि इस रोड का जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो, अच्छे लेवल पे हो। यहाँ ना कंप्रेसर का यूज किया जा रहा है और एक पतली सी लेयर इसके ऊपर चढ़ाई जा रही है, जो मतलब एक बरसात भी ये झेल नहीं सकती। तो हमारा शासन प्रशासन भी से भी ये निवेदन है कि ये रोड जो है बहुत वर्षों बाद बन रही है। बेलावाला का स्थिति इस समय इतनी खराब है कि हद से भी ज्यादा सब जगह पाइपलाइनें टूटी हुई है और रोड की स्थिति तो ये कोई आने के लिए तैयार नहीं। भारत सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के पहले JNT डाकघर का शुभारंभ मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी कजूर ने और निदेशक गुरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर विजय कुमार बंगा ने किया है। तहसील पौड़ी में बता दें कि गुरदौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्थापित ये JNG डाकघर तकनीक और नवाचार की नई सोच से परिपूर्ण है। सर, पौड़ी मंडल को उत्तराखंड के पहले JNG पोस्ट ऑफिस के लिए चुना गया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री साहब का, ज्योतिरादित्य साहब का आभार व्यक्त करूंगा और अपने सर्किल एडमिनिस्ट्रेशन का भी, जिन्होंने जो है पौड़ी मंडल को चयनित किया, विशेषकर जो है GV पंत अपना कॉलेज को, और ये हमारा मान बढ़ा है इससे। इसके साथ ही जो सुविधाओं की बात अगर हम करें तो सुविधाओं में यहाँ पर जो है सबसे पहले स्टूडेंट को 10% जो है वो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट करने पे उनको डिस्काउंट है। कैंपस के अंदर, हमारे पोस्ट ऑफिस कैंपस के अंदर वाईफाई की सुविधा है, कैफेटेरिया है, स्पेशियस जो है वो सिटिंग एरिया अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से डायरेक्टर महोदय से बात हुई है तो वो आगे इसको एक्सप्लोर करके इनकी जो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी के लिए जो अलग अलग जैसे बैंड है या बाकी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करके हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि उनका जो प्रतिभाग है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो उनके डेवलपमेंट के साथ साथ डिपार्टमेंट का भी जो है वो प्रोग्रेस हम जो है इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आज हमने यहाँ GV पंत इंस्टीट्यूट में JNG पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है और यहाँ के जो डायरेक्टर है प्रोफेसर बंगा, वो भी इस पे हाजिर थे, इस प्रोग्राम में उपस्थित थे। तो हमारे विभाग ने जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डाक विभाग है, उसने इस पोस्ट ऑफिस को JNG को समर्पित किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है और लोग इसको एक ओल्ड एज के लोगों से या सीनियर लोगों से जोड़ते हैं या पुराने जनरेशन के लोगों से। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो JNG है, वो जो है पोस्ट ऑफिस का लाभ बहुत कम ही लेते हैं। वो आते नहीं हैं क्योंकि उनको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए और उनको ये लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो सब कुछ काम यहाँ पे उनके तरीके से नहीं होता है। तो उन लोगों को पोस्ट ऑफिस से, हमारे डाक विभाग से जोड़ने के लिए ही हमारे विभाग ने, जो हमारे मंत्री जी है उनकी प्रेरणा से ये शुरू किया JNG पोस्ट ऑफिस, कि हम लोग JNG को जोड़े पोस्ट ऑफिस से, डाक विभाग से। क्योंकि अल्मोड़ा में विकास केंद्रित प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रृंखला की शुरुआत करते ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार में केंद्र के 2 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। 4 धाम मास्टर प्लान, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल और रोपवे, जल जीवन मिशन और ग्रामीण सड़कों का विस्तार प्रमुख है। उन्होंने नकल विरोधी कानून, UCC धर्मांतरण विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की बड़ी उपलब्धि को बताया। पर्यटन विकास, जागेश्वर चिताई धाम के सौंदर्यीकरण और स्थायी उत्पादों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की योजनाओं पर भी उन्होंने अहम कदम कहा। अल्मोड़ा जनपद के लिए सरकार ने बहुत बड़े काम किए हैं। इससे सबसे बड़ा काम तो जो हमारे यहाँ का ज्योतिर्लिंग है, जागेश्वर धाम के विकास के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है। उसको आगे बढ़ाने का प्रदेश सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल में जागेश्वर स्वयं आके उसका जो मास्टर प्लान है उसको एक नियोजित तरीके से उसका विकास करने उसको देख के गए हैं। मेडिकल कॉलेज में लगभग नियुक्तियां करने का काम किया है। अल्मोड़ा के लिए 2 बड़ी हेली सेवाएं दी हैं, चाहे वहां से यात्रियों को और जो यहाँ के स्थानीय लोग आने जाने उनको सुविधा उपलब्ध कराई है। अल्मोड़ा से हल्द्वानी के लिए और अल्मोड़ा से देहरादून के लिए
ये बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर कसार देवी के डेवलपमेंट के लिए एक नए तरीके से सरकार काम कर रही है। अल्मोड़ा का कोसी का इतना बड़ा बैराज जो बना है उससे यहाँ की पेयजल समस्या का समाधान करने का काम किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिएगा Channel 24/7। नमस्कार।